हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली आईसीएससी के बच्चों के लिए बनाई गई है जो इस टाइम क्लास 9th में है, यानी कि सेशन 20 और 21 में जो बच्चे आए हैं उनके लिए है। मेनली इस वीडियो में वो चीज़ें कवर करी गई हैं जो आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी याद कर सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो है। एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द फुल सिविक्स ऑफ क्लास 9th। एक ही वीडियो में पूरी सिविक्स क्लास 9th की कवर करी गई है। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपकी सिविक्स में अगर आप बुक्स ओपन करेंगे तो 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू अराउंड 5 to 6 चैप्टर्स। तो ये एक वीडियो में कैसे कवर हुआ? वो इस वजह से कवर हुआ क्योंकि आईसीएससी का कहना है कि कोरोना की वजह से बच्चों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, और स्टडीज़ इफ़ेक्ट होने की वजह से जो हमारा कोर्सेज़ है उसको रिड्यूस करा गया है। तो ये वीडियो रिड्यूस्ड सिलेबस पर बनी हुई है। इसका मतलब कि आपको अपनी बुक्स में जो टॉपिक्स हैं उनमें और इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करे गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील होंगे। तो अगर आपको ये रिड्यूस सिलेबसेस आपको कैसे पता चलेगा, तो www.cisce.org पे जाइए और वहाँ पर एक लिंक है रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 9th। उसमें आप हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस डाउनलोड करिए और आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए आपके सिलेबस में क्या चीज़ कवर करी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स हमने ज़्यादा या फिर कुछ टॉपिक थोड़े कम ऐड करे हों इस वीडियो में। आईसीसी के हिसाब से जो हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा दैट वी हैव एडेड। सो उसको वेरीफाई करने के लिए ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को कवर करने के बाद अब अक्टूबर नवंबर के आसपास सैम्पल पेपर्स आते हैं। सैम्पल पेपर से जब स्टडी करेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट होते हैं आईसीसी प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से। तो आप इन वाले टॉपिक्स को उन सैम्पल पेपर्स से थोड़ा कनेक्ट करके देख सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो फुल सिविक्स क्लास 9th की कवर कर रही है। तो हमारा फर्स्ट जो यूनिट था वो था हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन मानी कि संविधान। ठीक, तो हमारे संविधान, अब कभी भी यार अगर सिविक्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये दो वर्ड काफ़ी बार रिपीट होते हैं, सॉवरेन और रिपब्लिक। तो सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर और रिपब्लिक का मतलब होता है जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की एक नॉर्मल परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द established precedents according to which a state or the other organization is acknowledged to be governed। एक सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसके तहत किसी भी स्टेट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करना चाहिए। तो भारतीय संविधान भारत का एक सुप्रीम लॉ है और इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक फ्रेमवर्क हमें हमारे फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड को, स्ट्रक्चर को, प्रोसीजर्स क्या हैं, पावर्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, आपके पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सिटीज़न की ड्यूटी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करी गई हैं। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स का मतलब आसान भाषा में माने तो अब गाइडलाइंस होता है। तो 395 आर्टिकल्स थे और ये 22 पार्ट में डिवाइडेड थे और इसमें 8 स्केड्यूल्स थे। पर आज की डेट में यही आर्टिकल चेंजेस हो के अमेंडमेंट का मतलब कोई सा भी एडिशन ऐड वाला नहीं, एडिशन यानी कि कम ज़्यादा डिलीट हो जाना, एडिट हो जाना। अमेंडमेंट एक तरीके से एडिट कहते हैं। तो उस वजह से आर्टिकल्स 395 से 470 हो चुके हैं और जो 22 पार्ट्स में हैं और इसमें 12 स्केड्यूल्स हैं। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, बट इसको इन फोर्स ही आया था 26 जनवरी 1950, जिसे वी सेलिब्रेट लाइक रिपब्लिक डे। एज रिपब्लिक डे हम अब इसको सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। ये बना कैसे?
1946 में वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ अ वर्क ऑन विच दे हैव टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? फ्रेम करना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और इसके असेंबली में कौन कौन लोग थे? कुछ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग प्रोविनेंस के, यानी कि उस टाइम में वो राज्य कहे जाते थे, स्टेट्स एक तरीके से। अलग अलग बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थे जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत नामी थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी चूज़ करे गए थे, सरोजिनी नायडू, नेहरू, ये इस तरीके के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। इसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुई, काफ़ी डिबेट्स के बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री का, और इसको फोर्स में लेकर आया गया 26 जनवरी 1950 में। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 1946 में कुछ गाइडलाइंस दी। उन्होंने कहा इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो उसमें क्या गाइडलाइंस थी जिन्हें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा गया? फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट रिपब्लिक, यानी कि फ्री इंडिया, जब इंडिया आज़ाद होगा तो यहाँ पर रिपब्लिक होगा, यानी कि जो लोग हैं वो चूज़ करे जाएंगे, चूज़ करे जाएंगे लोगों के द्वारा। और द आइडियल्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि हर व्यक्ति को गारंटी मिलेगी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन, और सिटीजन्स के कुछ अपने अधिकार होंगे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स होंगे उनके। और ये देश की जिम्मेदारी है कि वो सेफगार्ड करें माइनॉरिटीज़ के और बैकवर्ड क्लासेस के राइट को। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए कोई सी भी स्टेट अगर अमेरिका की है XYZ, तो इंसान के पास वहाँ पे X की भी सिटीजनशिप होगी और अमेरिका की अलग होगी, तो इसे कहते हैं डुअल सिटीजनशिप। पर इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप इंडिया की ही सिटीजनशिप है। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो वहाँ की आपको एक अलग से सिटीजनशिप नहीं दी गई है। ये क्यों करा गया? जिससे कि आप जो सेपरेशनिस्ट को अलग कर पाएँ, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उन फोर्सेस को आप कम कर पाएँ और लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना लेकर आ पाएँ कि एज अ इंडियन वी आर डूइंग आवर वर्क। तो इंडियन एक यूनिटी रहे लोगों के दिमाग में। बट डुअल सिविलाइजेशन भी दी गई, डुअल सिटीजनशिप कब दी गई? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। उसमें ये कहा गया कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि जो इंडिया में हु माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज आफ्टर इतने, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्यों किसी और कंट्री में चला गया था, इंडिया में रहता था, उसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसे भी ये सिटीजनशिप दी जाएगी और उसे सारी प्रिविलेजेस दी जाएंगी जो हम और आपके पास है। बट एक प्रिविलेज उसको नहीं दी जाएगी, वो क्या है? वोटिंग राइट की। वोटिंग राइट उसे नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब वोट कर सकते हैं वो, और वो अपने ही एरिया के कैंडिडेट को वोट करेंगे। यानी कि अगर आप रामपुर के हैं तो रामपुर में जो जो इलेक्शन लड़ेगा आप उसे वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रामपुर के तो आप मुर्दाबाद जाके वोट डाल लें, ठीक है। कुछ सीट्स SC ST के लिए और वुमेन के लिए भी रिजर्व करी गई। इसके अलावा आपको फंडामेंटल राइट्स, आपके अधिकार कौन कौन से बने? फंडामेंटल राइट्स, पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो राइट्स होते हैं जो अगर किसी ने आपको छीनने की कोशिश करी तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे। तो राइट्स कौन कौन से हैं? देखिए, रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपके नेम्स बताए गए हैं कि ICSE सिर्फ नेम्स बच्चों को याद होने चाहिए। वैसे तो नॉर्मली इस चैप्टर में सबकी एक्सप्लेनेशन भी थी, लेकिन देख लीजिए।
राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 और 28 है, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 से 35 तक है। तो बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, जब आपके कुछ अधिकार हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं, कर्तव्य भी बनते हैं, जो कि पार्ट 4A ऑफ आर्टिकल 51A में दिए हुए हैं। ये किस तरह की ड्यूटीज़ हैं? ये वो ड्यूटीज़ हैं जो कि हर सिटीज़न को करनी चाहिए। अगर उसको राइट दिए हैं तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ये इस बात को सोचते हुए रखी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR यानी सोवियत संघ से ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म and to uphold the unity of India. However, they are not legally enforceable. जैसे फंडामेंटल राइट्स जो थे और किसी ने आपके तोड़े इन्फ्रेंच करे तो आप डायरेक्ट कहाँ जा रहे थे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आप नहीं निभाते हैं तो कोई डायरेक्ट किसी कोर्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की बात मानेंगे, जो जो उसमें लिखा है उस चीज़ को मानेंगे। नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो आइडियल्स हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे। प्रोटेक्ट सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी आप सबसे ज़्यादा सुप्रीम आप इंडिया को मानेंगे और उसकी इंटीग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए उसको प्रोटेक्ट करेंगे। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि ज़िंदगी में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो आप भारत के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसकी सुरक्षा के लिए। आपस में आप भाईचारे की भावना रखेंगे। दूसरे के कल्चर को भी आप प्रिजर्व करेंगे। एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करेंगे। साइंटिफिक टेम्पर आप डेवलप करेंगे, यानी कि आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग अपना दिमाग चला के कुछ साइंटिफिक चीज़ ऐसी लेकर आएंगे जिससे कि इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़े। पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है उसको आप ख्याल रखेंगे। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी कि अपनी जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसमें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेनली 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ गई जो कि 86th अमेंडमेंट में आई थी। वो क्या थी कि सभी पेरेंट्स और गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को जो कि एज ग्रुप 6 से 14 के बीच में उन्हें वो पढ़ाएं। अब देखिए, इसके अलावा डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स यानी कि वो प्रिंसिपल जो डायरेक्ट करें कि स्टेट की पॉलिसीज़ किस तरीके से बननी चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है। और 20 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दी गए हैं। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया है। एंड हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दो नॉट जस्टिसेबल एज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, as it is the duty of a state to apply these principles in making laws, यानी कि अगर कोई स्टेट है और वो इन वाले प्रिंसिपल्स को नहीं मानना चाह रही है, इनके बिना अगर लॉ बनाना चाह रही है तो वो बना सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनको माने, ये प्रिंसिपल्स हैं लॉ बनाने के, पर हर प्रिंसिपल को माना जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स का कहना है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे, इन विच
justice, social, economic and political shall form all the institution of national life। तो यानी कि आपके जितने भी लोग हैं उनका आप वेलफेयर प्रमोट करेंगे, उनको सिक्योर करेंगे, और एक सोशल ऑर्डर कैसे बनाया जाएगा, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ें। ये सब जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से काम करना चाहिए कि स्टेट को। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ गवर्निंग इन विच national government plays a key role in the protection and promotion of economic and social well-being of a citizen। यानी कि गवर्नमेंट ख्याल रखेगी इस बात का कि हमारे जो सिटीज़न हैं वो इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट रहें और ग्रो करें। अ वेलफेयर स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर those unable to avail themselves in a minimal procedure of good life। यानी कि जितने भी आपके लोग हैं उनको इक्वालिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके बीच में वेल्थ जो है बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सब चीज़ें वेलफेयर स्टेट में आती हैं। देखिए यहाँ से ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्शंस, वो यूनिट 2 है बेसिकली आपकी। यूनिट 1 आप कंप्लीट मान के चलिए। यूनिट 2 में इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन का डेमोक्रेसी में क्या मतलब है, वो ये मतलब है कि लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बनाती है, कानून, लॉज, और लोग इसे फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन का क्या यूज़ है और कहाँ से क्या चीज़ हो रही है आपको पता चल गया। इलेक्शन देखिए 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं और रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दूसरी तरफ इसमें डायरेक्टली लोग वोट नहीं डालते हैं। इसमें जो चुने हुए लोग होते हैं यानी कि आपके नेता, एमएलए, एमपी नेता जो होते हैं, वो लोग डायरेक्ट जो है लोगों को इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर के लिए। लॉ रेगुलेट्स द क्वालिफिकेशन, एज एट्सेट्रा ऑफ द वोटर एंड एस्टेब्लिशेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल। यानी कि यहाँ पर कौन वोट डालेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब जो है इसमें स्टेट ऑफिशियल्स बनाते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्टेड पीपल्स ही वोट डाल रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट होगी। हर एडल्ट के पास राइट टू वोट है और यहाँ पर हर रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट टू वोट है। देयर इज़ अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कॉल्ड द इलेक्टोरेट, वेरी स्मॉल बॉडी ऑफ वोटर्स। यानी कि यहाँ पर जो है वोटर बहुत सारे होते हैं तो इन्हें इलेक्टोरेट कहा जाता है, यहाँ पर कम होते हैं इसलिए यहाँ पे वोटर्स कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन चुने जाते हैं, एमएलए और एमपी चुने जाते हैं। यहाँ पर चुने जाते हैं एमपी ऑफ कौन सी, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एमएलसी, ये सब लोग यहाँ पर चूज़ करे जाते हैं। अब इलेक्शन किस किस तरीके से होते हैं उनके ये पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। पहले आते हैं जनरल इलेक्शन, फिर मिड टर्म इलेक्शन, फिर बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन बेसिकली लोकसभा इलेक्शन या फिर नहीं कि हाउस ऑफ पीपल के लिए कहा जाता है। यानी कि जैसे 2014 में हुए थे, फिर 2019 में हुए, अब 2019 का 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर 2024 में होंगे। उन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें आप इंडियन पार्लियामेंट बनाते हैं और उसमें सारे एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वोट करते हैं और हर एडल्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अपने शहर से जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पर वोट कर सकता है। मिड टर्म इलेक्शन वो होते हैं कि अगर लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली कोलैप्स हो गई अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि एक सरकार बनती है 5 साल के लिए, अगर 5 साल से पहले ही वो सरकार गिर गई तो इलेक्शन दोबारा होंगे और एक नई गवर्नमेंट बनेगी जितना भी टर्म बचा है उतने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा रिमेनिंग टर्म के लिए। इसको एक चीज़ समझ के देखिए, ए गवर्नमेंट थी और वो 2 साल बाद गिर गई, इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन को कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन। फिर बी गवर्नमेंट बनी,
ठीक है, तो इन्होंने 2 साल तक काम कर रहा था, अब ये रिमेनिंग टर्म यानी 3 साल के लिए काम करेंगे, इन्हें 5 साल नहीं मिलेगा जो नॉर्मल टर्म होता है। बाई इलेक्शन क्या है, और किसी भी वजह से किसी मेंबर की सीट खाली है, जैसे कि डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर वो किसी वजह से अपनी सीट के नहीं रह पा रहे हैं, तो उन वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए बाई इलेक्शंस होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऑटोनॉमस यानी कि खुद में ही काम करने वाली, इसके से कोई सुपीरियर नहीं होता है, यानी कि ये खुद को रेगुलेट करती है। ऑटोनॉमस कहते हैं जो खुद को रेगुलेट करती है। ये एक ऐसी बॉडी जो इलेक्शन करवाती है। आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 से 6 के बीच में दे रखा है कंपोजिशन, यानी इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं। ये कब एस्टेब्लिश करी गई थी, 1950 में एस्टेब्लिश करी गई थी। और जब ये एस्टेब्लिश करी गई थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे हेड, लेकिन उसके बाद 2 एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट करना पड़ा। कब, पहली बार 16 अक्टूबर 1989 में। पर उनका जो टेन्योर था यानी कार्यकाल वो काफ़ी कम था, जो कि 1 जनवरी 1990 में पूरा हो गया। द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 में आया था, इसको 1 जनवरी 1990 में अडॉप्ट करा गया। और इसमें कहा गया कि भाई मल्टी मेंबर होने चाहिए, कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए इलेक्शन कमीशन में। तब से हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस देन एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन आर मेड ऑन द मेजॉरिटी वेट। तो उसके बाद जितने भी डिसीजंस वगैरह लिए गए वो सिर्फ एक कमिश्नर की वजह से नहीं, साथ नहीं बल्कि 3 लोग, कमिश्नर और वाइस कमिश्नर्स 2 और हुए, उनके मेजॉरिटी वोट के बेसिस पर लिए गए। द चीफ इलेक्शन कमीशन हैज़ द 2 इलेक्शन कमिश्नर हु आर यूजुअली रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। ये एक्स्ट्रा है, आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, जो कि बेसिकली रिटायर्ड IAS ऑफिसर को रखा जाता है। और इनको जो पैसा है, सैलरीज और अलाउंसेज वो कितनी मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर मिलती हैं। द कमीशन इज सर्व्ड इन बाय इट्स सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन, यानी कि दिल्ली, न्यू दिल्ली में एक सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वहाँ से ऑपरेट करती है। द इलेक्शन कमिश्नर्स आर असिस्टेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हु आर जनरली IAS ऑफिसर। और इनके अलावा डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जो कि IAS ऑफिसर होते हैं। दे आर फर्दर असिस्टेड बाय, और इनके अंडर भी यानी डेप्यूटी चीफ कमिश्नर के अंडर में भी कुछ लोग काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरी, ये लोग काम करते हैं। ठीक, अब देखिए ये आ गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपकी 3rd यूनिट है, जिसमें अराउंड 2 चैप्टर्स होते हैं, और इसको भी इसी में कवर कर लिया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या दिया गया है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द लोकेलिटी एंड प्रोवाइडिंग देम बेसिक एमिनिटीज़। इन रूरल एरिया इट इज़ कॉल्ड पंचायत, अर्बन एरिया में क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, लोकली रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और वो आपकी लोकेलिटी के जो अफेयर्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। रूरल एरियाज़ में इनको पंचायत कहा जाता है, और अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है। जो पंचायत राज सिस्टम यानी कि पंचायत जो है, इसमें इसके बेसिकली 3 टायर हैं। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है, सबसे छोटा लेवल। पंचायत समिति जो मिडिल लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पे। ज़िला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ग्राम पंचायत बेसिकली क्या है, ये ग्राम सभा द्वारा इलेक्ट करी जाती है। ग्राम सभा में कौन कौन से लोग होते हैं, पूरे गांव के लोग होते हैं जो वोट दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन यानी इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें सरपंच होते हैं, वाइस सरपंच होते हैं। नॉर्मली 5 से 31 मेंबर हो सकते हैं पंचायत पे, पर ये टोटली डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स पे। और इसमें 1/3 सीटें, 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स। सरपंच एंड वाइस सरपंच आर नॉट पेड, इनको पेमेंट कोई नहीं मिलती है। पेड ओनली इफ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करा गया होता तो इनको मिलती, पैसे मिलते। इनके काम क्या हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, सोशल इकोनॉमिक वर्क होते हैं, जुडिशल फंक्शंस होते हैं। क्या क्या है भाई, जो आपका क्रिमेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड है, यानी कि
आपका जहाँ पर आप बॉडी कर्मिनेट करते हैं वो एरिया, या फिर बॉडी बरी करते हैं वो एरिया, उसका अपकीप रखना, मेंटेन रखना, सैनिटाइजेशन देखना, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन बारे में देखना, इरिगेशन फैसिलिटीज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें इनके अंडर में आती हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पार्क, गार्डन, ये सब आ जाते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक में। और इसके अलावा इनका जुडिशियल फंक्शन भी होता है कि गांव के लेवल पर कोई विवाद हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करवाया जाए। पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति इज अ पंचायत ऑफ द पंचायत, यानी पंचायतों की पंचायत। कई सारी पंचायतों के जो सरपंच वगैरह होते हैं उनकी पंचायत जो होती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। इनका कॉम्पोजिशन क्या है? इनका कॉम्पोजिशन ये है कि सारे पंचायत जो कि कनेक्टेड है वो एमएलए, एमपी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कोऑप्टेड मेंबर रिप्रेजेंटिंग वुमेन, एससी और एसटी, ये सब पंचायत समिति में होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं ग्राम पंचायत के कामों को। ये हायर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं विलेजेस में, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम्स, यानी इरिगेशन स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र करते हैं। टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, और बिल्डिंग प्लान्स के को अप्रूवल देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रोड करवाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ स्वच्छ पानी अवेलेबल करवाते हैं। और ये एक लिंक की तरह काम करते हैं किस किस के बीच में? ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के बीच में। अब आगे ज़िला परिषद। ज़िला परिषद क्या है? ये एक लिंक है स्टेट गवर्नमेंट में और ग्राम पंचायत के बीच में, ये लिंक है। इसमें 30 से 40 मेंबर होते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पंचायत समिति, हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एमपी, एमएलए, ये सब जो होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं। अब ज़िला परिषद के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट सीज ओवरसीइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। इट सुपरवाइजेज द पंचायत, पंचायत का सुपरविजन करते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं किस मामले में? जो मैटर्स रिलेटेड हो पंचायत के। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अर्बन एरियाज़ के हिसाब से। अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी होती है। किस तरीके से डिवाइडेड है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका किसे कहते हैं? जहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। और म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पालिका जहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 10 लाख और इसके बीच में है, 25,000 से 10 लाख के बीच में। तो आप रामपुर में रहते हैं, रामपुर में नगर पालिका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम है। और बड़ा शहर जैसे कि अगर आप बात करें मुर्दाबाद की, तो वहाँ पे महानगर पालिका है। क्यों? वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों में? बेसिकली ये बड़ी सिटी के लिए बनी है, छोटी सिटीज़ के लिए बनी है। इसका हेड मेयर कहलाता है, इसका हेड चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहलाता है। इसके पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, पैसे के सोर्सेज होते हैं, इसके पास कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये जो है गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली डील करता है। और ये कैसे करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी डीएम के थ्रू ये डील करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और या फिर नगर पालिका के, बड़े छोटे दोनों दिए हुए हैं आपको। देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल के दोनों लगभग सेम ही हैं, बट म्यूनिसिपल काउंसिल के थोड़े छोटे लेवल पर होते हैं। फंक्शंस वैसे सेम ही हैं। कंपलसरी फंक्शंस होते हैं एक, और एक डिस्क्रिशनरी या फिर ऑप्शनल जिसे कहते हैं वो फंक्शंस हैं। कंपलसरी फंक्शन में क्या भाई? लाइट, वाटर, सीवेज डिस्पोजल के बारे में देखना, पब्लिक की हेल्थ और हॉस्पिटल के बारे में देखना, रोड, बिल्डिंग, बस शेल्टर और डेंजरस स्ट्रक्चर को तोड़ना, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, ये सब कंपलसरी है। एजुकेशन देना, लिटरेसी रेट बढ़ाना, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड रखना, ये भी इन्हीं की काम है। अब ऑप्शनल क्या है? पब्लिक हाउसिंग, यानी कि कुछ हाउसिंग बनवा लेना, बेघरों के लिए बनवाना, ये एक ऑप्शनल है, ये इनकी कंपलसरी फंक्शन में नहीं आते। पार्क्स की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, थिएटर, पिकनिक रिसोर्ट, ये भी इनके ऑप्शनल वर्क हैं।
मेंटेनिंग ऑर्फनेजेस यानी अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, नाइट शेल्टर्स, ये भी इनके ऑप्शनल है। पूरी आपकी सिटी की ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता, ये भी इनके ऑप्शनल है। तो देखिए ये 30 मिनट्स अराउंड में हमने पूरी की पूरी फुल सिविक्स कवर करी है 9th क्लास की। फिर से मैं आपको बता दूं ये रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर बनी हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के बच्चों के लिए है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप आईसीएसई के ऑफिशियल साइट पे जाइए www.cisce.org पे, वहाँ पर आपको रिड्यूस सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।